अस्सलामुअलैकुम। जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। हमने बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिस्कस की थी कि हम वो सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो बायोमॉलिक्यूल हमने पहला स्टडी करना है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ह्यूमन की बॉडी में 15% मौजूद होता है। यानी हमने बात की थी ना कि ड्राई मैटर होता है, वो ड्राई मैटर जो है वो 93% होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाकी 7% दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और विटामिन होते हैं। तो जो 93% होता है ना, 93%, वो 93% जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है उसमें से कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो है वो 15% मौजूद है। ठीक है, अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर 15% मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन है। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी रेशो जो है ना वो उतनी होती है जितनी पानी की होती है। मतलब अगर हम बात करें, ये हाइड्रेटेड कार्बन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो उतनी ही होती है जितनी पानी में। जैसे अगर हम बात करें H2O, पानी डबल है और ऑक्सीजन सिंगल है। इसमें बात करें तो C6H12O6। तो हम अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें 6 और 12, तो 6 एक बार 6, 6 दो बार 12, तो वही 2 रेशो 1, वही हाइड्रोजन की रेशो 2 हो जाएगी और कार्बन की रेशो 1 हो जाएगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है उनकी रेशो उतनी ही होती है जितनी पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है, वो इक्वल होती है 2:1 के। उसके बाद हम कहेंगे कि ये इनको हम बोलते हैं सेक्राइड्स बोलते हैं ना, मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, और मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स बोलते हैं। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O/N। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2O/N है। और N की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर मैं आपको कहूँ CnH2O/N, अगर मैं कहूँ N की वैल्यू 6 है, तो 6 किस में होती हैं, जो है ग्लूकोज में 6 कार्बन होती हैं। यहाँ फिर मैं लगाऊंगी C6H2O/6। ठीक है, फिर C6 2 12, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और 6 को हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन से भी इस तरह हमारे पास ग्लूकोज बन गई। तो इस तरह ये जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी जो शुगर है उसका फार्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें बस ये पता होनी चाहिए कि ये कौन सी शुगर है, ये हेक्सोसिस है, ये पेंटोसिस है, ट्रायोसिस है, टेट्रोसिस है, जो भी होगी। तो इस तरह हम जो है किसी भी शुगर का जो फार्मूला है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स यानी इनको हम तोड़ा भी जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम तोड़ भी सकते हैं ना, सिंपल वन में, जैसे वो आपके आ जाती है, सुक्रोज आ जाती है, इसको हम तोड़ सकते हैं, माल्टोस वगैरह को तोड़ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं, हाइड्रोजन मौजूद होता है, वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है ना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन कार्बन होगी। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो उतनी होती है जितने पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है। इनको हम सेक्राइड्स बोलते हैं। सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O/N। यानी जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और कार्बन एटम का नंबर कोई भी हम पुट करके उससे हम जो है कोई भी किसी भी सब्सटेंस का जनरल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस का फार्मूला। अच्छा, इसकी ना अगर हम क्लासेस की बात करें, इसी में 3 क्लासेस आ जाती हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स।
मोनो का मतलब होता है जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, उसको मोनोसैकराइड्स बोलेंगे। डाई में 2 होंगे, पॉली में बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मोनोसैकराइड्स अगर हम बात करें, मोनोसैकराइड्स को हम सिंगल शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा, ये सिंगल होगा, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। मतलब एक ही शुगर का मॉलिक्यूल, इसको हम आसानी से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी में पानी में टेस्ट डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती है ये। इसमें 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं। यानी जो मोनोसैकराइड, एक मोनोसैकराइड होगी ना, उसमें कम से कम 3 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे। अगर 3 कार्बन एटम वाली शुगर होगी तो ट्रायोसिस बोलेंगे, 4 वाली होगी टेट्रोसिस, और वो टेट्रोसिस बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बहुत कम मौजूद होती है। इसके अलावा 5 वाली पेंटोसिस, 6 वाली हेक्सोसिस, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हेक्सोसिस तक, हेक्सोसिस और जो पेंटोसिस है ना, ये ज़्यादा कॉमन होती हैं। बाकी ट्रायोसिस, टेट्रोसिस वगैरह जो है ये कम मिकदार में मौजूद होती है और बहुत रेयर होती हैं, ठीक है। तो मोनोसैकराइड्स में यही कह रहे हैं कि ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको आसानी से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं। और जो एक मोनोसैकराइड होगी वो कम से कम 3 कार्बन एटम से मिलकर बनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 7 एटम से मिलकर बनी होगी। इसमें जो पेंटोसिस यानी 5 कार्बन वाली और हेक्सोसिस जो 6 कार्बन वाली होती हैं शुगर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें 5 कार्बन वाली, उसमें राइबोज आ जाता है और डीऑक्सीराइबोज। जो राइबोज होती है ना शुगर, ये मौजूद होती है आरएनए में, और जो डीऑक्सीराइबोज है ये मौजूद होती है डीएनए में। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि जो डीऑक्सीराइबोज है ना, उसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। फार्मूला भी आप देखो ना, राइबोज का C5H10 C5H10O5, यानी 5 कार्बन हैं, हाइड्रोजन 10 हैं, ऑक्सीजन 5 हैं। यहाँ देखो कार्बन 5 हैं जितने राइबोज में ही है, और डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन 10 हैं और ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक है। सिर्फ ना एक ऑक्सीजन की कमी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हेक्सोसिस की, तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज आ जाता है, ये सारी हेक्सोसिस हैं। और इनमें मतलब जो है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो सबका सेम है, तीनों का है C6H12O6। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे पेंटोस की में राइबोज की, अगर हम पेंटोस में राइबोज की बात करें तो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आता है C डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O और साथ यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को रखा, और यहाँ पे सारी जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा और यहाँ पे सारे हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे। अगर कार्बन हमेशा जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप देख लो कार्बन, ये कार्बन है, इसने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक ये 3 और एक नीचे कार्बन के साथ 4 हो गए। इस तरह हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ये 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, ये तो आपको आ गई होगी समझ के। जो हमारे पास है ना, एक तो हम बात करें ना, तो ये जो आपके पास राइबोज है ना, ये 5 कार्बन शुगर है। राइबोज में राइबोज 5 कार्बन शुगर है, ये 1, ये 2 3 4 5, ये 5 हो गई। और जो पहला ग्रुप है वो क्या है, एल्डो शुगर। ये एल्डो शुगर है तो इसलिए ये एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, जिसमें ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इन्होंने H डाला हुआ है, ये यहाँ पे H आ जाएगा, ये H आ गई, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो सेम ही रहता है, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड, इसमें है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, इसके साथ, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ। हमने बात की कि जो पहली कार्बन है वो रिएक्शन करेगी चौथी कार्बन के साथ, पहली कार्बन रिएक्शन करेगी इस चौथी कार्बन के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, OH बन जाएगा। ये इसने रिएक्ट किया इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये OH यहाँ आ गया, और ये जो H था वो यहाँ आ गया, और ये कार्बन ये आ गई, ठीक है। ये पहली कार्बन है, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये वाली, ये जो फर्स्ट कार्बन है
ये वाली जो फर्स्ट कार्बन है वो ये वाली है। ये वाली फर्स्ट कार्बन ये वाली कार्बन है। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इसने रिएक्ट किया इस फोर्थ वाली ऑक्सीजन के साथ, OH बन गया, ये OH आ गया और ये जो H था वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो फोर्थ वाली कार्बन है इसके पास कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, क्योंकि इसकी जो OH वाली हाइड्रोजन थी वो ऑक्सीजन के साथ चली गई। उसके बाद सेकंड कार्बन की बात करें, जो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये नीचे आएंगे। जो लेफ्ट साइड वाले सारे ग्रुप होंगे वो नीचे आएंगे और राइट साइड वाले ऊपर आए। राइट साइड वाले जो हैं जो ये मतलब ये आपके पास ये वाली साइड है, ये सारे नीचे आएंगे राइट साइड वाले, और जो ये लेफ्ट साइड वाले हैं ये वाले स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब अगर बात हुई कि पहला जो आपके पास है ये ऑक्सीजन पहली ग्रुप वाला, उसने रिएक्शन किया चौथे कार्बन के साथ, ये आके अटैच हो गया। कार्बन पहली वाली ये आके अटैच हो गई और ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब जो दूसरी कार्बन है हमारे पास, अगर हम बात करें अब दूसरी कार्बन की, जो दूसरी कार्बन है उसमें जो ये दूसरी कार्बन के एलिमेंट है, इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आ गया, ये कार्बन यहाँ पे अटैच है, ये हाइड्रोजन ये रही, सही है। इसके बाद तीसरी का भी ऐसे ही है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ऊपर हाइड्रोजन और दरमियान में कार्बन। और अब ये अगर हम चौथी कार्बन की बात करें तो हमने कहा था चौथी कार्बन में से जो हाइड्रोजन थी उसको ये ऑक्सीजन ले गया था, तो यहाँ पे सिर्फ खाली हाइड्रोजन बची, तो खाली ऑक्सीजन बची। अब ये कौन सी कार्बन वाली, चौथी कार्बन, ये चौथी कार्बन है, ये इसकी ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये नीचे आ गया। इसके बाद ये पूरी की पूरी जो पांचवी होगी, ये जो पांचवी वाली होगी ये वाली CH2OH, ये CH2OH आ गई। अच्छा, इसको दोबारा एक बार मैं आपको बताती हूँ। इसका दोबारा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो ये हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पहली कार्बन है, ये चौथी कार्बन है। ये पहली कार्बन का जो O है ये रिएक्ट करेगा इस चौथी कार्बन के हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा OH। इस O ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ये OH आ गया, ठीक है। और ये पहली कार्बन की जो कार्बन है वो यहाँ आ गई और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब अगर हम बात करें दूसरी की, पहला का हो गया कि ये O इस O और इस H ने रिएक्ट किया, OH आ गया, ये कार्बन ऐसे ही आ गई, ये हाइड्रोजन ऐसे ही नीचे आ गई। फिर अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी में से दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा ये OH था, ये वाला OH ये ऐसे ही नीचे आ गया, ये कार्बन यहाँ आ गई, ये हाइड्रोजन यहाँ। इसी तरह यहाँ पे भी तीसरी कार्बन का OH ये नीचे आ गया, कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन ऊपर। अगर हम चौथी कार्बन की बात करें तो चौथी जो कार्बन है हमारे पास, उस चौथी कार्बन में से जो ये हाइड्रोजन था ये तो रिमूव हो गया था, अब यहाँ ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन चौथी कार्बन वाला यहाँ पे आ गया, ये कार्बन जो चौथी वाली वो यहाँ पे आ गई और ये हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप है आपका CH2OH, ये CH2OH आ गया। इस तरह ये आपका जो है वो रिंग स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन हो गया। बस इसकी बात समझने वाले थे, अगर ये समझ आ गई है ना तो आप लोगों को बाकी जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है ना वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा हर जो पहली कार्बन है वो रिएक्शन करेगी हर सेकंड लास्ट वाली से। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें, ये है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, डीऑक्सीराइबोस, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम होती है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप दूसरी कार्बन के साथ देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन दिखाई देती है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन दिखाई देगी, यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इसमें भी ये जो आपकी पहली कार्बन है ये रिएक्ट करेगी चौथी के साथ, तो यहाँ पे भी O और ये H रिएक्शन करके यहाँ पे OH आ गया, कार्बन ऐसे ही आ गई, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। फिर अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी में ये दूसरी कार्बन है, एक तरफ भी हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन। तीसरी की बात करें, एक तरफ भी हाइड्रोजन, दूसरी एक तरफ हाइड्रोक्साइड आयन ये वाला, और दूसरी तरफ ये वाला हाइड्रोजन ये ऊपर आ गया, दरमियान में कार्बन आ गई। अब चौथी में से, चौथी की अगर हम बात करें तो चौथी कार्बन में से ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को ले गया था। अब सिर्फ क्या बचता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन आ गई,
ये कार्बन और ये हाइड्रोजन नीचे आ गई। इसके अलावा यहाँ से जो ये आपका ग्रुप बचता है ये यहाँ पे आ गया CH2OH। मतलब जिस तरह आपका राइबोस का फार्मूला है इसी तरह इसी का ही फार्मूला है, लेकिन जो है ना आपका मतलब इसमें एक ऑक्सीजन जो है ना वो कम होती है। ये आपके पास एग्जांपल है राइबोस शुगर की, यानी पेंटोज की, 5 कार्बन वाली शुगर की। ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसकी ये एग्जांपल है आपके पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन हेक्सोसिस की, ठीक है, हेक्सोसिस का मतलब है 6 कार्बन होगी। इसमें ये आपके पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर भी है और आपके पास जो है रिंग स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अच्छा, इसमें ये जो दोनों है ना, पहली दो जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये एल्डो शुगर है। ये दोनों क्या है? एल्डो शुगर, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें ना इसकी फ्रुक्टोज की, ये कीटो शुगर है, ठीक है। बाकी रिएक्शन वैसे ही होगा कि जो पहली कार्बन है वो सेकंड लास्ट के साथ रिएक्शन करेगी। सेकंड लास्ट के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर आ गया, नीचे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, पहली कार्बन आ गई। फिर इसी तरह दूसरी कार्बन ऐसे आ जाएगी, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, ऊपर कार्बन तीसरी में। अच्छा, सिर्फ ना इसमें रिएक्शन ऐसे ही होगा कि हर जो है ना जो फर्स्ट है ना उसका रिएक्शन जो है ना सेकंड लास्ट वाली से होगा, सेकंड लास्ट वाली से होगा। लेकिन एक चेंज यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल चेंज है कि अगर हम बात करें ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज के अंदर एल्डो ग्रुप है और फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। बाकी जो है इसमें जो थर्ड कार्बन है ना उसमें हाइड्रोजन राइट साइड पे है और हाइड्रोक्साइड लेफ्ट साइड पे है। और जो फ्रुक्टोज है इसमें सेम है, लेकिन जो है आपका जो ग्लैक्टोज है उसमें सारे हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो राइट साइड पे आ जाते हैं। बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज है, बाकी जो रिंग बनाने वाला स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को राइबोस और डिऑक्सी राइबोस का समझाया ना बिल्कुल वैसे ही है ये।